हमारे पास ऑलमोस्ट तस्वीर धीरे धीरे करके चारों विधानसभाओं की साफ हो रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इस वक्त बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 90 में से 80 सीटों का रुझान हमारे पास है और 48 पर कांग्रेस आगे चल रही है। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए, कांग्रेस की गाड़ी 48 पर पहुंच गई है। लेकिन एक दूसरी बड़ी खबर भी सुमित है छत्तीसगढ़ से, वो ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है पाटन में अपने भतीजे से विजय बघेल जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं, उनसे पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को रुझानों में यहां पर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ये शुरुआती जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीआरएस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और शुरुआती रुझान कम से कम ये इशारा कर रहे हैं कि वहां पर हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा हो, किसी एक पार्टी को बहुमत न मिले। लेकिन ये बहुत ही जो शुरुआती रुझान आए उसके आधार पर हम आपको ये बात कह रहे हैं। नहीं, यदि तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कांग्रेस जो है वो जो है हाफ वे मार्क तक पहुंचने जा रही है, पहुंच गई 119 का 60 हो गया। यानी वहां कह सकते हैं कि आप वो खबर भी यदि प्रियदर्शन सुन रहे हैं तो आप ये भी चला सकते हैं कि तेलंगाना में नहीं 119 है, 119 है वहां पे, जहां 60 जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। तो तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो बहुमत 61 हो गए, लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 49 हो गए हैं, 90 की विधानसभा है वहां की। और आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट, नेक टू नेक नहीं है, बीजेपी आगे निकल गई है। बीजेपी आगे मध्य प्रदेश में 80 सीटें और कांग्रेस 67 सीटें, राजस्थान में बीजेपी 77 सीटें और कांग्रेस 68 सीटें। तो जैसा कि एग्जिट पोल का जो हमारा पोल ऑफ पोल्स था वही मूड अब दिखाई दे रहा है इस एक घंटे की। मैं आपको यहाँ पर ये बोल देता हूं कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसमें भी बीजेपी आगे दिख रही है मध्य प्रदेश में, और साथ ही जो ईवीएम की मतगणना हो रही है उसमें भी बीजेपी आगे दिख रही है। 33 सीटों पर बीजेपी यहां आगे है, 29 पर कांग्रेस आगे है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पोस्टल में बीजेपी आगे है 38 पर और 34 पर कांग्रेस आगे, और वहीं 39 पर बीजेपी आगे है राजस्थान में और 34 पर कांग्रेस आगे है। तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दोनों में ही ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 2018 में हुआ था बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर, वैसा ही कुछ तस्वीर अभी बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस जो है उतनी खराब नहीं कर रही है जैसा कि वहां का इतिहास रहा है, जैसा कि वहां का इतिहास रहा है कि हर बार जो है राज बदलता है तो जो है हारने वाली जो जिसकी सरकार जाती है उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, वैसा नहीं है। लेकिन एक बात सुमित, ये बात तो है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ एग्जिट पोल ने कहा था कि 150-160 के तरफ बीजेपी जाएगी, वो भी होता नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट कांग्रेस के लिए भी एक एग्जिट पोल ने 137 सीटें दी थी, वो भी होता नहीं दिख रहा है। तो दोनों एग्जिट पोल जो है उनके लिए ये उनकी साख का सवाल है। कुल मिलाकर जनता का जो मूड है, मिजाज है, उसको भांपना आसान काम नहीं था। इन दोनों राज्यों में कम से कम ये आंकड़े दिखा रहे हैं जिस तरह की नेक टू नेक फाइट चल रही है। मध्य प्रदेश में 157 के रुझान हमारे सामने हैं, 84 पर बीजेपी आगे चल रही है और उस 84 में बीजेपी को 5 सीट का 85 हो गया, बीजेपी को 5 का फायदा है। कांग्रेस 69 पर आगे है, 5 का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में 78 सीटों पर बीजेपी आगे है, 21 का फायदा हो रहा है। कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आ रही हैं, 71 हो गई, 8 का नुकसान चल रहा है। यानी 2:2 अगर 2 राज्य कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं तो 2 राज्य ऐसे हैं जो कि बड़े राज्य हैं, वो कांग्रेस से शायद छीन लिए जा रहे हैं या कांग्रेस के पास नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और तेलंगाना में जो अब शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस को यहां पर बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है क्योंकि 8:30 बजे ही ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हुई है। तो अभी करीब आधा घंटा ही हुआ है ईवीएम के रुझान आते हुए, तो अभी कई राउंड्स होने बाकी हैं। इस लिहाज से अभी जो शुरुआती रुझान है उसका हम आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस को रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में बीजेपी आगे दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते तो 2018 के जिस तरह के ट्रेंड्स थे मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के वो ऐसा लग रहा है कि रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, तेलंगाना की बात कर लेते हैं जरा सा। कांग्रेस जो है वो बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है, 62 सीट पे कांग्रेस आगे है रुझानों में 45 का उसका फायदा है और 26 सीट पे जो है बीआरएस है, उनको 47 का नुकसान है। आप जानते हैं जो लोग कांग्रेस का लहर के बारे में बात कर रहे थे वो इन रुझानों में
साफ दिख रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस का मेजॉरिटी हो सकता है। और रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि केसीआर जो सीट्स में लड़ रहे हैं उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसमें दोनों सीट पे अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो वो एक ट्रेंड हमें दिखाता है कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। जैसे आपने अभी कहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान देखे भी, इट्स अ वेरी क्लोज फाइट। बीजेपी आगे है पर, और शायद आगे रहेगा, पर गैप उतना नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये जो मध्य प्रदेश राजस्थान में हम देख रहे हैं, इट्स कांटे की टक्कर दोनों राज्यों में देख रहे हैं। तो लेकिन बीआरएस का इस तरह से हारना, क्योंकि कांग्रेस को तो वोट परसेंटेज कम था ना, कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज चाहिए, स्विंग जो है कांग्रेस के फेवर में, वो 20% से ज्यादा उनको मेकअप करना था। और ये क्लियर रिफ्लेक्शन है इस बात की कि बीआरएस को सपोर्ट जो मिली थी तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए मिली थी, वो 9 साल हो गए, वो विचार आजकल उतना महत्व का विचार नहीं है। और पिछले 5 साल में जिस तरह से सरकार चलाई गई, जिस तरह से नेता लोगों के बीच में नहीं थे, जिस तरह की अनपॉपुलैरिटी उनके एमएलएस की थी, और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसका थोड़ा असर आप क्लियरली तेलंगाना के रिजल्ट्स में देख सकते हैं। जी, रजत कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, शाफी जी ने जो बोला वो 100% सही है। सबसे भारी गलती जो बीआरएस ने करी, वो करीब 119 में से 115 विधायकों को रिपीट ही कर दिया उन्होंने, जब ये सिग्नल बड़ा क्लियर था कि ये सारी जितनी एंटी इनकम्बेंसी थी विधायकों के विरोध में थी, फिर भी जाकर इतना बड़ा डिसीजन कि 3 महीने पहले, उसमें भी सेंस ऑफ सरप्राइज नहीं था, पब्लिक एंटिसिपेट कर रहा था। खतरा भी तो था। नहीं, कोई खतरा नहीं था, बगावत कर देंगे। नहीं, वहां पे एक मिनट, वहां पे सिस्टम ये था कि जो पैसा चैनलाइज होता था वो विधायकों के जरिए होता था, तो विधायकों को बहुत फंड दिए गए। बीआरएस ने, केसीआर ने बहुत फंड दिया, और हमें बताया गया था, जब मैं गया था कांग्रेस मीटिंग के लिए, तो कहा गया नहीं, ये विधायकों को पैसा दे दिया, बोला आप खर्च करो। मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। पिछले चुनाव में जब 2018 में जीत रहे थे केसीआर, उस वक्त बात ये थी कि भारत में यदि किसी राज्य में किसान से संबंधित वेलफेयर स्कीम्स की गई, रायता बंधु किया गया, सिंचाई में जो योजनाएं की गई, और आपको याद रखना होगा कि ये एक भयंकर सूखाग्रस्त इलाका है। राजस्थान के बाद विंध्य के दक्षिण में यदि रेत की कहीं आप छू सकते हैं जमीन पे, तो वो ये सब इलाके हैं। तो इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो थी वो बीआरएस की रही, और 2018 में बिल्कुल कोई डाउट नहीं करता था कि दूसरी बार वो जीत के आ रहे हैं। तब स्टेट फॉर्मेशन के कुछ वर्ष हो चुके थे। उस जगह में यदि कांग्रेस ना तो किसानों की पार्टी है उस तरह से, ना हैदराबाद अर्बन चंद्रबाबू नायडू की देन है, उसमें यदि कांग्रेस सेंध लगाती है तो तेलंगाना कुछ नई बातें भारत की राजनीति को बदला रही है। रेवंत रेड्डी को देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को दूंगी कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है जो एक कंबाइंड आंध्रा था, उसकी राजनीति से कुछ लेसन्स लेके किया है। यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स भी नहीं चला, आपको लगता है कि उनको मालामाटी का भी नहीं चला, ये क्या चला सकता है? देखिए, कांग्रेस पे एक नई परिपाटी, जैसे कर्नाटक में भी वो बाहर से आए थे, जेडीएस से आए थे, उनको मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। यहाँ रेवंत रेड्डी का एक एबीवीपी का एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है जो काम करने का, बहुत सारे लोग वहां से निकले हैं, तो एक उनको वहां फायदा हुआ। उसके बाद टीडीपी का एक सपोर्ट बेस था, वहां से एक उन्होंने कैंपेन अच्छा किया, मतलब कई जगह मैंने उनके वो कैप्सूल्स देखे। तेलंगाना का ये रिजल्ट अगर एक्चुअल में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे इसके इंप्लीकेशन और लार्जर मैसेज। पहला मैसेज ये कि मतलब दक्षिण भारत में दूसरा स्टेट जहां उसका सुपरा साफ हो गया था, यूनाइटेड आंध्रा कांग्रेस के लिए 2004, 2009 या बाकी समय में बहुत बड़ा उछाल दिया था, जिसके कारण कांग्रेस की 10 साल यहां सरकार रही। उसके बाद यह है मुस्लिम फैक्टर, क्योंकि ओवैसी की राजनीति को बहुत बड़ा एक खतरा है। दूसरा है कि अगर तीसरी पार्टी के होते हुए कांग्रेस का एक सपोर्ट बेस मुस्लिम से अलग हो गया था, वो वापस आ सकता है। कांग्रेस के अंदर जो पॉइंट्सी आएगी वो एक अलग। देखिए, मेरे ख्याल में इस चीज को ऐसे भी देखना चाहिए। इनफैक्ट मनीषा जी, मेरा सवाल भी आपसे है, कर्नाटक में हमने देखा जेडीएस थी, वहां जेडीएस के पास बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान वोट करते थे, पर इस बार कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गए। राहुल गांधी की चाहे भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अलग डिबेट का विषय है, लेकिन वही चीज तेलंगाना के मूड में दिखाई देता है। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान की आबादी, करीब 12-13% की आबादी है राज्य में, और वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो ट्रेंड बना है कि रीजनल पार्टी के होते हुए भी
नेशनल लेवल पर अगर हमको सपोर्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन कांग्रेस है। ये चीज 2024 में कितना असर करने वाली है। और इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, MIM का नंबर देखिए वो 3 ही है, अभी 3 ही है, जबकि सारी अर्बन सीट 3 का नुकसान होगा। 3 का नुकसान है जी। ये जो बात कह रहे हैं सुमित की किसी स्ट्रांग रीजनल पार्टी को हराना कांग्रेस के लिए, शायद अकाली दल के बाद दूसरी बड़ी पार्टी इसको हराना। मैं अकेली हूँ, मैं जवाब देती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप हम सब पे भारी है। हाँ नहीं, मैं देखिए मध्य प्रदेश के रिजल्ट अगर आ गए तो और भारी पड़ूंगी। एक मिनट आपको रोकेंगे, VD शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे अनुराग बात करें, सुन लेते हैं। आपका अनुमान बता दीजिए। अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे अमित शाह जी ने जो मैं कहा था कि 150 से ऊपर हम जाएंगे, मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य से भी ऊपर जाएंगे। Okay, so the BJP state president is quite confident that they will get more than 160 seats here in Madhya Pradesh. Vishnu? तेलंगाना पे बात कर रहे थे कि जो रीजनल पार्टी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात कर्नाटक और तेलंगाना दोनों से निकल रही है वो ये है कि आप बिल्कुल निचले वर्गों की और निचली जातियों की और अल्पमत की राजनीति करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में जो एग्रीकल्चरली डोमिनेंट कास्ट हैं वो वोक्कलिगा हैं कर्नाटक के लिए, और वो रेड्डी हैं इधर भी और आंध्र में भी। इनकी लीडरशिप को आप नकार नहीं सकते। दूसरी बात, तेलंगाना में एक हिडन फैक्टर है जिसकी हम चर्चा नहीं करते, वो ये है कि जितनी हम बात करते हैं अन्य राज्यों में कि बीजेपी की एक ग्रासरूट कार्डर और लीडरशिप है, वहां आजादी के आंदोलन के समय से कांग्रेस की तथा CPI की बहुत मजबूत लोकल लीडरशिप है। तो जो एक परोक्ष रूप से हम नहीं समझ पा रहे कि लेफ्ट का भी ये सारा धड़ा भरसक कांग्रेस के समर्थन में उतरता है। ये कृषि और ग्रामीण इलाके हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वेलफेयरिज्म की जो राजनीति है वो देते देते और 10 साल तक दिया गया, लेकिन उसके ऊपर किसी इंडिविजुअल का स्टैंप नहीं लगा होता। तो वेलफेयर की पॉलिटिक्स को जो दे दिया गया रायता बंधु के लिए, किसानी के लिए और बिजली के लिए खास करके, वो अब मान के लोग चलते हैं कि ये आए या वो आए, ये तो हमारे पास रहेगा ही। तो अगली जो पार्टी वो प्लस में क्या देगी, इस पर राजनीति हो जाती है। तेलंगाना की बात करें कि छत्तीसगढ़ का मैं बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में चाहे अभी कांग्रेस को बहुमत में दिख रहा है शुरुआती रुझान में, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी मामला किधर भी जा सकता है, क्योंकि जो बाकी जगह इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि बराबरी की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिख रही है, और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में हमेशा 1-2% का ही गैप रहता है। तेलंगाना जो मनीषा जी ने कहा उसको मैं सपोर्ट करता हूं। उसमें एक पॉइंट ऐड करता हूं। आपने कर्नाटका का चर्चा किया और वहां जनता दल का माइनॉरिटी वोट के बारे में बात किया आपने। लोकनीति सर्वे जो हमने पिछली बार का दिखाया उसमें क्लियर है कि कांग्रेस के पास हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वोट था, अराउंड 20% जनता दल के साथ था। पिछले चुनाव में क्या हुआ, वो 20% से और गिर के वो कांग्रेस की तरफ गया है। शायद मुझे लगता है तेलंगाना में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। BRS जो होप कर रही थी कि माइनॉरिटी वोट उसके साथ रहेगी, वो शायद स्पेशली रूरल तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ गया है। वो मुझे लगता है ट्रेंड आप ये रिजल्ट में देखेंगे। पर ये तो क्लियरली तेलंगाना में एक वेव इलेक्शन है, और एक वेव इलेक्शन में जो भी फैक्टर्स हम सोचते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स हो सकता है और कुछ हो सकता है, वो सब स्वीप हो जाता है, क्योंकि एक वेव फैक्टर, एक सरकार को, एक रूलिंग पार्टी को हटाने की फैक्टर, जब वो वेव आ जाती है, आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई 3-4 फैक्टर्स को आपको साथ में लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमको मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी फोकस करना चाहिए। मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हुए अपने सहयोगी अनुराग के पास चलेंगे। मध्य प्रदेश के आंकड़े जो इस वक्त हमारे पास हैं, 181 के रुझान हमारे सामने हैं। 183 हो गया, माफ करिएगा। 98 पर बीजेपी आगे चल रही है, 82 पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी को 8 का फायदा है, कांग्रेस को 7 का नुकसान है। और इसी के साथ, इसी स्कोर के साथ, इसी टैली के साथ चलते हैं सीधे अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, कोई तो कह रहा था कि 150-160 सीटें हो रही हैं, बीजेपी को लीड है, जैसे कि आप बोल रहे थे। मैं आपकी स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा कि बीजेपी को लीड है, बीजेपी 115 के आसपास जाएगी। अभी लग भी रहा है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा ऊपर हो गया, 101 हो गया बात करते करते। क्या लग रहा है आपको?
देखिए सुमित जी, मैं इस वक्त बीजेपी का जो वॉर रूम है उसके अंदर हूँ और जो राज्य के कप्तान हैं बीजेपी के वीडी शर्मा जी, वो अलग अलग हमसे भी अभी कुछ देर पहले उन्होंने बात की और ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी को इस राज्य में जो चुनावी लड़ाई में बीजेपी लड़ रही है और अब तक जो पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं उसमें बीजेपी आगे दिख रही है। और देखिए ये बहुत गौर करने वाली बात है, अगर पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे दिख रही है तो ये कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है उसमें से काफ़ी कुछ मामला कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर बीजेपी आगे है तो आप समझते हैं कि ईवीएम में फिर मामला जैसे हम बात कर रहे थे आगे जाएगा। और अब हम कोशिश करते हैं कि वीडी शर्मा जी से एक बार फिर से बात कर लें। भाई, जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं वो आपको क्या इशारा देते हैं? अंदर अमित शाह जी की रणनीति और उनका जो संगठनात्मक अनुभव है, आज 150 से ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर हम जाएंगे। 150 से ऊपर? मुझे तो ऐसा लगता है, जो उन्होंने कहा था कि ग्वालियर की, मुझे ध्यान में ग्वालियर की बैठक में कहा था 150 से ऊपर। पोस्टल बैलेट में अगर आप लोग पोस्टल बैलेट में आ गए हैं और बाकी भी आगे हैं, बाकी भी आगे रहेंगे। ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। तो जो आपको एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से सरकार, अरे आप देखिए कि जल्दी होर्डिंग उतर रहे होंगे, अब उतरना शुरू हो गए होंगे। तो लड्डू के ऑर्डर हो गए? अरे लड्डू के ऑर्डर क्या, जनता प्रत्येक बूथ पर लड्डू बटेंगे आज। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, सेवा के भाव के साथ जनता के बीच, हम केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, जनता में सेवा भाव के साथ काम करना। हर बूथ पर इस बार कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झूठ नहीं चलने दिया। पर हलवाई कह रहे थे कि यार लड्डू तो बना लिए, ऑर्डर किसी ने दिए नहीं। सब आ रहे हैं, देखते जाइए अब। तो साफ तौर पर सुमित जी, यहाँ पर वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि लड्डू आएंगे और उनको उम्मीद है कि 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी पहुंचेगी। और ये तमाम चेहरे वो लगातार लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, हर जिले से हर बूथ की इनके पास जानकारी आ रही है और टीवी स्क्रीन पर भी इनकी नजरें हैं। जी, जो उन्होंने 3 नाम लिए, वो उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, नड्डा साहब का नाम लिया, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था क्या? नहीं, या मैं सुन नहीं पाया? नहीं लिया था। नहीं लिया? नहीं। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया था, अभी फिलहाल तो नहीं लिया था। क्यों? सामूहिक नेतृत्व, यह भी उनसे जानते हैं, क्योंकि अभी देखिए सामूहिक नेतृत्व थोड़े दिनों पहले यहाँ पर जो बीजेपी, ये शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की, इसमें तो कहीं कोई शक है ही नहीं। जब चुनाव की सरकार 160 उन्होंने खुद अपनी रैलियां की हैं और लेकिन बीजेपी ने तय किया था कि मुख्यमंत्री 165, लेकिन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। शायद यही कारण है कि वो क्रेडिट जो है वो केंद्रीय नेता। शर्मा जी के बारे में बताइए ना, जो हमें बता रहे थे, दर्शकों को बताइए। देखिए, शर्मा जी भी बहुत इसमें अनुभवी हैं और शर्मा जी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए दावेदार है सीएम बनने, सभी दावेदार है। पर कई सारे दावेदार है जो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जाहिर सी बात है। रजत है, रजत भी बता सकते हैं इस बारे में। रजत, अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो आपके हिसाब से सीएम कौन बनेगा? अभी तो आंकड़ा फाइनल कितना होता है उस पर भी आंकड़ा तो निर्भर करेगा। अगर 150 हो गया तब तो फिर देखिए, फिर तो ऊपर से डिसाइडेड होगा। लेकिन अगर ये 120 125 के आसपास रहता है तो मुझे नहीं लगता शिवराज जी के अलावा फिर कोई विकल्प रहेगा। मेरे पास बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा जुड़ गए हैं। शिवम जी, आप ही के पास आ जाता हूं। और हम लोग क्योंकि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अभी तक के जो फिगर्स हैं, बीजेपी 98 पे सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस 89 पर दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस को आप लोग पीछे छोड़ रहे हैं, करीब 10 से 12 सीटों का अंतर बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यहां चल रहा है तमाम पैनलिस्ट के बीच में, शिवम जी, कि मुख्यमंत्री कौन होगा? सरकार बनने दीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी मैं इस बात को बड़ी कन्विक्शन से कह सकता हूँ, जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आप आने वाले कुछ ही मुझे लगता है कुछ घंटों के अंदर में एक बार फिर हम जादुई आंकड़ा वहाँ का पार करेंगे और एक बार फिर हम छत्तीसगढ़ में सरकार, जो हमारी पिछली बार नहीं बन पाई, इस बार हम फिर वहाँ पे सरकार बनाएंगे। राजस्थान में भी सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता देंगे। इसमें कोई छुपाव वाला विषय नहीं है। हम तो सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। यहाँ बैठे रजत सेठी जी ने अभी कहा कि अगर 150 का आंकड़ा हो गया तो मुख्यमंत्री को दोबारा मौका शायद ना मिले शिवराज सिंह चौहान को, और 115-20 के आसपास रहा तो शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं।
क्या बीजेपी के अंदर वैसी सोच चल रही मैं है? आपको रोकूंगा एक मिनट, क्योंकि बड़ी खबर जो हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है, राजस्थान में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल गया है। 100 का आंकड़ा बीजेपी ने राजस्थान में पार कर लिया है। हालांकि कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, करीब 80 के आसपास है, लेकिन बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो 3 राज्यों में शुरुआती रुझान में तेलंगाना में जहां कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। जी शिवम जी, अपनी बात पूरी कर लें। मुख्यमंत्री कौन? ये मुख्यमंत्री की आप जो बात कह रहे हैं, देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे लगता है कि किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि माननीय शिवराज मैं जवाब दे रहा हूं सर। मैं केवल ये कह रहा हूं, ये भी चलेगा शिवम जी, जहां अच्छा लगेगा वो हम मान लेंगे, अच्छा लगेगा हम नहीं मानेंगे। मैं केवल ये बात कह रहा हूं कि इसको नहीं भूलना चाहिए कि माननीय शिवराज सिंह जी का लगभग 2 दशकों सर उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर में अपने सुशासन की जो एक छाप छोड़ी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और मैं कह रहा हूं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की जनता ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो कहीं ना कहीं शिवम जी आप मध्य प्रदेश का मत बताइए, राजस्थान का बता दीजिए, वहां सीएम कौन बनेगा? वहां मैंने कहा ना, मैंने आपके सारे उत्तरों का जो आपके जितने भी प्रश्न है उसका उचित उत्तर कुछ ही क्षणों में आपको मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। आपको वहां की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत बड़ा विषय है। और कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार रही है, कुशासन के अंदर मुझे लगता है, अगर मैं इसको वैसे मतलब उस इंडेक्स पे देखूं तो आज देश के अंदर में जितना क्राइम रेट राजस्थान के अंदर में रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। मतलब लड़की हूं लड़ सकती हूं केवल नारा उत्तर प्रदेश के लिए बना था, ये भी एक अजीब विडंबना थी कि साहब आपको दलितों पे, महिलाओं पर जो अत्याचार राजस्थान में होता रहा, आपको वहां पे आप आंख मूंद कर बैठे रहे। लेकिन जब राजस्थान का विषय आया, जब उत्तर प्रदेश का विषय लड़की लड़ सकती है, तो कांग्रेस उतना खराब नहीं कर रही है राजस्थान में, जैसी परिपाटी है उतना खराब नहीं कर रही। रुझान है, रुझान मामला तो लोकतंत्र के अंदर में मेजॉरिटेरियन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं सोच रहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टेट लेवल लीडर सब प्रार्थना कर रहे होंगे कि हमारा नाम मीडिया पे ना आए, क्योंकि बीजेपी की पिछले 10 साल से एक पॉलिसी रही है, आश्चर्य की बात और रहस्यमयी नतीजा कि कौन हमारा नायक बनेगा हर चुनाव में देखे। ये संजय जी के पास जाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। संजय जी, यूपी में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, लेकिन हफ्ता भर लगा मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए। आपको लगता है इस बार भी अगर राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती, समय लेगी, एकदम से तुरंत नाम घोषित नहीं होगा, बहुत सोच विचार के साथ 2024 के लिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। जो नहीं बनेंगे वो कहीं के गवर्नर भी बन सकते हैं। उसके बाद चुनाव भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी, चुनाव भी लड़ा है। उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में अगर डालें तो आप देखिए, यूपी चुनाव के पहले मतलब 2017 में जब तक योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उन्हें कहा जाता था कि ये गोरखपुर क्षेत्र के नेता हैं। तो कई बार जिसको आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी जब एक पोजीशन पे देती है, तभी वो राज्यव्यापी चेहरा बनते हैं। ये राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात काफी हद तक लागू हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे के जोर का कोई नहीं है। तो हो सकता है कि ये सोच उस तरह की कोई नया सरप्राइज वहां पे देखने को मिले। दूसरी चीज है कि जो अगर ये आधे घंटे में और दूंगा कि ये स्टेबलाइज करे ये ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड जो अभी देख रहे हैं ये आधे घंटे में स्टेबलाइज इसी तरह से करता है, तो आप मान करके चलिए कि ये मेरे हिसाब से 20 साल के बाद, 1.5 साल बीच का छोड़ दीजिए मध्य प्रदेश में, तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी बीजेपी के लिए, राइट। राजस्थान में भी एक ट्रेंड रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की मेजॉरिटी अच्छी आई है। तो राजस्थान में इस बार जितना मतलब वो गहलोत सरकार की खामियों को वेलफेयर स्कीम से पाटने की मतलब 10-6 महीने में कोशिश हुई थी, उसके बाद अगर ये नतीजे इस तरह से कन्वर्ट करते हैं जहां भी मेजॉरिटी जाती है, वो बहुत बड़ी बात है। इसी आपके जवाब से एक प्रश्न ये भी उठता है, तो नंबर देख करके फैसला होगा। जैसे कि कांग्रेस में ये था कि अशोक गहलोत जो है 100 के आसपास था, इसलिए अशोक गहलोत बन गए, सचिन पायलट नहीं बन पाए क्योंकि वो मैनेज कर सकते थे नंबर्स। अगर ये 103-105 रहेगा तो कौन मैनेज कर सकता है और किसको कुर्सी मिलेगी? देखिए, कांग्रेस में उस समय तो गहलोत साहब ने अपने आप ही बता दिया कि वो क्यों मुख्यमंत्री बने और कैसे बनते हैं। बीजेपी में मुझे लगता है कि अगर ये है तो मेरा जो ख्याल होगा, मैं किसी के मन में नहीं हूं, अखिलेश साहब जानते हैं सरप्राइज बीजेपी में वो होता है, शिवराज सिंह चौहान क्या कब एज होगा, बाकी किसी भी कैंडिडेट नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में पता नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं,
क्या क्योंकि ये खबर आई कि वसुंधरा राजे ने तमाम जो निर्दलीय थे और जो बागी थे उनसे फोन पे बात करना शुरू कर दिया, हालांकि उन्होंने गवर्नर से मिली, आरएसएस ऑफिस होके आई है। एक बड़ी समस्या है, ये बड़ी खबर आ रही है संजय जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी को रुझान में बहुमत मिल गया है। ये एनडीटीवी की जो हमारे अभी तक के रुझान है, 119 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे निकल गई है। कांग्रेस 93 सीटों पर आगे है शुरुआती रुझानों में, और अन्य को वहां पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश में भी अब तस्वीर काफी हद तक शुरुआती रुझानों में स्पष्ट हो गई है। एक चीज जोड़ दूं अखिलेश आपकी बातों में, जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स था, वो इसी दिशा में था कि 2 राज्यों में बीजेपी आगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और 2 राज्यों में कांग्रेस आगे, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। वही चीज स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रही है। इसमें एक चीज और, जो कलेक्टिव लीडरशिप की बात हुई ना, वो भी कहीं काम किया। शिवराज सिंह चौहान का जो है वो काम किया, कलेक्टिव लीडरशिप प्लस जिस तरह का इलेक्शन का मैनेजमेंट हुआ। राजस्थान में जब आएंगे तो मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिस समय में सीट का होगा कि कौन लीड करेगा सरकार। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं आपसे इसी सवाल को उल्टे तरीके से पूछता हूं, वसुंधरा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब सक्सेसफुल सीएम रही है, इतनी बड़ी जीत दिलाई थी 2013 में उन्होंने, फिर क्यों वसुंधरा का नाम लेने से बीजेपी के लोग हिचकिचाते हैं? 2018 में हार भी बहुत, हार गई थी, बिल्कुल हार गई थी, अंत में लाना पड़ा उनको। अब खोल के पूछ देता हूं। नहीं, देखिए सवाल एक डिलीवरी का है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको दूसरे तरह से देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां की आपको दूसरी पार्टी के लोग जिनसे आपकी एकदम अनबन थी, उनको आपने साथ लिया या मुख्यमंत्री के तौर पे वो रखा कि उनको पोजीशन दे करके आपने किया और अपने आप को पीछे रखा। तो ये स्थिति है कि लोकसभा में हमें कौन लेकर के जा सकता है और कौन अच्छे नंबर दे सकता है। तो इसलिए वसुंधरा राजे का सारा फैक्टर उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना सिंक में काम करेंगे सेंट्रल लीडरशिप के 2024 में, या कोई और ज्यादा। संदीप जी, छत्तीसगढ़ बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा से 1 या 2% का अंतर रहा है। अभी ये बात जरूर है कि जो शुरुआती रुझान है इसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं है, और जो यहाँ पर जीत का मार्जिन भी होता है बहुत कम होता है। तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी कोई एक सरप्राइज की गुंजाइश है? एनालिसिस में एक बात हमने हमेशा कहा है कि तीनों राज्यों, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, विक्ट्री जिसका होगा एक बहुत ही बड़ी बहुमत से उनकी विक्ट्री नहीं होगी। और तीनों राज्यों में ये ट्रेंड हमने साफ देखा था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव के प्रचार के समय में काफी बेनिफिट लिया है और उनका प्रचार से काफी उनको अच्छा हुआ है जी। लेकिन बहुमत तो क्लियरली लगता है कांग्रेस की तरफ जाएगी, बट जो पहले उनकी मेजॉरिटी थी उस तरह की मेजॉरिटी शायद इस बार नहीं आएगी उनकी। इट विल बी अ मच मोर स्लेंडर विक्ट्री तीनों राज्यों। लेकिन मनीषा जी, सीएम ही पीछे चल रहे थे पाटन से। सीएम भूपेश बघेल वो जो आखिरी रिपोर्ट थी उसमें पीछे चल रहे थे। पिछले लेट मी ऐड वन पॉइंट में मैम आप जवाब दीजिएगा। पिछली बार जो चुनाव के नतीजे आए थे छत्तीसगढ़ में, वो एबरेशन था, मुझे ऐसा लगता है। वो 10% का अंतर था। बीजेपी कांग्रेस वहां पे हमेशा 2% 1% का लड़। तेलंगाना वाला चुनाव, अभी तेलंगाना पिछली बार छत्तीसगढ़ में 10% का अंतर। रमन सिंह के खिलाफ गुस्सा था और वो वोट के जरिए लोगों का निकला था। इस बार देखिए, वही राजनीति में कोई भी 2 क्षण जो बराबर नहीं होता है। इस बार भी मैं सुन रही हूं बातें, और किसी राजनीतिक दल को अपनी स्वायत्तता है कि वो किनको चुने नेता, लेकिन मध्य प्रदेश में भी चुनाव का टर्न अराउंड तब होता है जब शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल माना जाता है कि इनको अब कमान दी जाए। बुधनी से टिकट मिलेगी कि नहीं वो नहीं पता था। उनके टिकट्स जो बांटे जा रहे थे उस पर यह स्पष्टता नहीं थी कि वो होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं, इनफैक्ट 2 साल पहले तो मुझे यह भी कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक कुर्मी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके और पूरे नॉर्थ इंडिया में उनसे कैंपेन कराया जाएगा। तो जी हाँ, ये सारी बातें जो है पीछे गई और एक ट्राइड एंड टेस्टेड शिवराज सिंह चौहान जी लाए गए। रमन सिंह जी भी लास्ट में, आप देखिए उनकी भी एक रेपुटेशन है वेलफेयर पॉलिटिक्स को लेकर, चाउर बाबा वगैरह। अब ये चाउर बाबा नाम के पीछे आप समझिए कि जो बहुत डिफिकल्ट इलाके हैं दांतेवाड़ा वगैरह के, उनमें भी पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन करा सकना। तो ये सब बातें बहुत मेहनत से जमीन पे की जाती हैं और कई तरह की। रमन सिंह पीछे चल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ गांव से ये पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीछे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पीछे हैं। हमको चेक करना चाहिए पाटन की अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि पाटन भूपेश बघेल अभी भी पीछे है। अभी पीछे भूपेश बघेल पीछे। बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से कि जहां पर रुझान में कांग्रेस पार्टी को बहुमत
का आंकड़ा उसने छू लिया है। वहीं पर मुख्यमंत्री जो है वो पीछे हैं और विजय बघेल जो कि घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं, बीजेपी के सांसद हैं और भूपेश बघेल के भतीजे हैं, वो पाटन से आगे चल रहे हैं। ये एक बार पहले भी 2013 में चुनाव हरा चुके हैं। जी हाँ, भतीजा जीत चुका है चाचा से एक बार। भतीजा भारी पड़ रहा है कई जगह, महाराष्ट्र में बहुत जगह भारी, प्रदेश में, और उन्होंने महाराष्ट्र में तो भतीजे ने घोषणा कर दी कि चाचा, और बिहार में भी क्योंकि तेजस्वी जो है वो बोला चाची बोलते हैं, तो अभी भारी है। सचिन पायलट पीछे हैं टोक से। सचिन पायलट जो इतिहास बता रहे थे कि टोक से आप बता रहे थे कि कभी भी कांग्रेस जो है दोबारा जो सेम आदमी वहां से नहीं जीता है। टोक से वो टोटका उनका बड़ा कामयाब हो जाएगा और बड़ी मुश्किल होगी उनके पूरे राजनीति के लिए, क्योंकि पीएम भी सचिन पायलट को लेकर के, और ये खबर सुन के अशोक गहलोत की क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत खुश हो गए, और क्या, जाहिर है बहुत खुश हो गए। लेकिन अब क्या करेंगे, अशोक गहलोत कितना खुश हो गए, 77 पे आ गए। हम तो सचिन पायलट भी खुश होंगे। तुमको भी सभी खुश होंगे। हाँ, क्योंकि अब तो वहां पे ये बात हार में भी जीत है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा वहां पे, अब ये है अशोक गहलोत। लेकिन अखिलेश जो सवाल एग्जिट पोल के दिन उठाए थे कि क्या अशोक गहलोत साहब ये नतीजे आने के बाद इस बात से दुखी होंगे कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जो ऑफर मिल रहा था वो नहीं लिया, पद ग्रहण कर लेते तो ठीक होता? बाबा क्या नहीं, ये बात तो साफ है ना कि उन्होंने एक तरह से 10 जनपद को धता बता दिया है एक तरह से, और ये बात कांग्रेस में, गांधी परिवार में अच्छा नहीं गया। और यही वजह है कि सब इस रिजल्ट का वेट ना सब कर रहे होंगे, कांग्रेस में बहुत सारे नेता कर रहे होंगे कि अब ऐसा रिजल्ट आए, फिर हम देखते हैं आगे। मनीषा जी, आप क्या सोचते हैं, क्या अशोक गहलोत के लिए झटका, राहुल गांधी ने दोहरा झटका है कि कुर्सी भी गई यहाँ से आला कमान की और वहां से, और राहुल गांधी ने पब्लिकली कह दिया था कि हम राजस्थान नहीं जीत रहे। हाँ, जो राहुल गांधी पब्लिकली कहा था उसमें तो उन्होंने राजस्थान का बोल दिया था। तो सवाल क्या है, आप लोग तय कर लीजिए। नहीं, सवाल यही है कि अशोक गहलोत ने, क्या उनको अफसोस होगा इस बात का कि जो ऑफर मिल रहा था कांग्रेस अध्यक्ष बनने का वो उन्होंने नहीं लिया? नहीं, अशोक गहलोत ने जानबूझ के वो नहीं लिया, वो राजस्थान के ही नेता बनने का चयन उन्होंने किया। सचिन पायलट से उन्होंने बिल्कुल साझा समझौता नहीं किया। तो आज जो दिख रहे हैं ये संख्या यहाँ पे, ये बिल्कुल अशोक गहलोत जी की देन है, उनका चॉइस था और उनकी ही देन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ कास्ट सेंसस कराऊंगा, तो दोनों के दोनों जो कांग्रेस के अब नए स्क्रिप्ट की एक तरह से बन रहे थे कंटेंट, वो स्क्रिप्ट भी जो है वो खाली हो गई। तो केवल गहलोत की हार ही नहीं, मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि इसके आगे जो पटकथा कांग्रेस लिखना चाह रही थी चुनाव के लिए, उस पटकथा में क्या रह जाएगा? जब पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर नहीं काम करता है और आप जातीय जनगणना की बात अगर नए इलाकों में कर रही, तो मध्य प्रदेश में नहीं काम करता हुआ दिख रहा है, राजस्थान में नहीं काम करता हुआ दिख रहा है, तो ये कहानी आप कहां लिखेंगे? कास्ट वाला जो दाव है वो चला नहीं है। क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों खाली रह गई है। ओबीसी मेजोरिटी पॉपुलेशन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश 50% से अधिक। मध्य प्रदेश के प्रचार में तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कास्ट सेंसस की बात बहुत कम कर रहे थे। नहीं, कम कर रहे थे अखिलेश जी। कैसे कास्ट की बात कर देते? बट अनाउंस किया गया था, हाँ, ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, उनके मैनिफेस्टो का पार्ट है। राजस्थान में किया जा रहा था, राजस्थान में गहलोत जी ने कहा। तो ये सारी बातें लेकर के यही दिखता है कि देखिए, आप बोलिए। मैं 1 मिनट आपको ग्राफिक समझा देता हूं। ये राजस्थान है 4 हिस्सों में बटा हुआ है, मारवाड़, उत्तर पूर्व और मेवाड़ हडौती का इलाका। मारवाड़ में 48 सीटें हैं, 16 के हमारे पास आ चुके हैं, 7 पे कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 16 पे आगे चल रही है, 7 में पीछे चल रही है। उत्तर राजस्थान की बात करें तो 18 में आगे चल रही है। अब ये बीजेपी के फिगर हमारे सामने आ गए, 26 पे मारवाड़ में बीजेपी आगे, उत्तर में 17 में आगे है, लेकिन कहानी 36 में आगे। बिल्कुल कहानी जहां से सचिन पायलट पीछे जहां पर पिछली बार यहाँ पर बम्पर वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हुई थी। तो ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि किस तरह से राजस्थान, यदि गहलोत जो है सचिन पायलट को साथ रखते तो आज ये, और मारवाड़ का भी बता देता हूं कि जो मारवाड़ जीतता है वो राजस्थान जीतता है। यहाँ पर बीजेपी 7 सीटों का फायदा, एडवांटेज। कास्ट सेंसस को लेकर के जो कांग्रेस ने दाव चला है, रजत, इस पर आपकी, और क्या 2024 में भी ये मुद्दा कांग्रेस अब उठाएगी? 100% उठाएगी। देखिए, समस्या क्या है कांग्रेस के साथ, वो वोटर के साथ जमीन पे उतर के उनके विषय को उठाए ऐसा तो है नहीं। वो जैसा कि बार बार बोला गया कि कुछ एनजीओ हैं, कुछ थिंक टैंक है जो ऑपरेट कर रहा है, वो उन्हीं के इनपुट से चीजें ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो ये रणनीति है
ये रणनीति रिपीटेड रणनीति इनकी रहेगी। उनको ये लगता है कि एक ये एस्पिरेशनल ओबीसी क्लासेस हैं जो कि हमारे पास आएंगी, टूटेंगी और ठोकते रहना चाहिए एक ही कील के ऊपर लगातार हथौड़ा। उनका यही स्ट्रैटेजी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट से उनकी इस स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं है। रजत, आपके साथ अगर कास्ट सेंसस की बात राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं चल रही है तो छत्तीसगढ़ में तो चल रही है, तेलंगाना में तो चल रही है, वहां तो एक लहर के साथ चल रही है। छत्तीसगढ़ में तो अभी देखिए उसमें एक चीज और भी है, अगर आप देखिएगा तो दो मुख्यमंत्री जहां कांग्रेस के दोनों थे वो दोनों ही ओबीसी जाति के हैं। तो इसका मतलब कि आपका चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी ओबीसी का कोई फायदा नहीं। यहाँ इश्यू था ही नहीं कास्ट सेंसस किसी स्टेट में। वो नीतीश कुमार का, लालू यादव का एक सगुफा है जो कांग्रेस लेकर के जा रही है। नहीं चला, आपको लगता है कि कास्ट वाला मुद्दा भी 24 के लिए नहीं चल रहा है कांग्रेस का? हमें राज्य के संदर्भ को देखना पड़ेगा। हर एक राज्य में ये कास्ट सेंसस की बात या पिछड़े वर्गों की बात जो चलती है, जो हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं दिख रही है, वो इस कारण से नहीं दिख रही कि और फैक्टर्स आगे आ चुके हैं। So, कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात मैं मानूंगा ही नहीं। कास्ट फैक्टर बहुत ही क्रिटिकल है दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बट इन दोनों राज्यों में क्या हुआ है, कास्ट को छोड़ के और विषय आगे आ चुके हैं और उन विषयों पे आज राज्यों में मतदान हो रहा है। सो हमेशा एक बास्केट ऑफ फैक्टर्स होता है और इन बास्केट में से एक या दो फैक्टर आगे आ जाते हैं। वो वेलफेयर हो सकता है, वो कास्ट हो सकता है। तेलंगाना का आंकड़ा देखिए 71, किसी ने सोचा था 120 में जो है 119 में 71 रहेगी कांग्रेस? देखिए यहाँ पे ये क्लियरली वेव इलेक्शन है। उसके बाद इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इट्स अ क्लियर वेव इलेक्शन एंड सुन लेते हैं। सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी के जीत का भरोसा दिला रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की स्थिति में दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती रुझानों में बहुमत मिल चुका है। 124 सीटें मध्य प्रदेश में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस 100 के आंकड़े पर है। हम लोग बात कर रहे थे कास्ट सेंसस के बारे में। रजत, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आपने तेलंगाना की बात छेड़ दी और शास्त्री जी के बड़े इंटरेस्टिंग इनपुट्स होते हैं। मैं एक दो चीजें और ऐड करूंगा। आप बीआरएस के नेतृत्व को देखिएगा, आपको उनके चेहरों पे सिर्फ दंभ के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। किसी ने भी ग्राउंड कवर किया हो तेलंगाना का, वो यही बोले नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। उनका जो मेन कैंपेन सॉन्ग था, देख लेंगे। आप सरकार में बैठे, आप सत्ता में बैठे, आप किसको दिखाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो दंभी बिहेवियर था वो पर्कुलेट करता है नीचे तक। एक विधायक 5-5 बड़ी गाड़ियां लेके अगर घुसता है किसी क्षेत्र में और झाड़ुओं से उनको पीट के भगाया जाता है वहां से, तो आप पब्लिक का एंग्स्ट देखिए, उनकी नाराजगी देखिए। यही सब विधायक थे जो कि तेलंगाना मूवमेंट में जमीन से उठे हुए नेतृत्व थे। 7-8 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि बड़े बड़े बंगले बन गए, गाड़ियां आ गई और बात करने की उनके पास वो नहीं रह गई, कनेक्ट नहीं रहा पब्लिक के साथ। तो ये सब एडअप हो रहा था। 119 में से 118 के रुझान हमारे पास है तेलंगाना के। कांग्रेस 68 में आगे चल रही है, 49 सीटों का फायदा हो रहा है और बीआरएस के खाते में इस वक्त 35 सीटें हैं, जो कि 52 सीटों का नुकसान हो रहा है। राजू बागमारे भी हमारे साथ जुड़ जी, कौन है? कांग्रेस प्रवक्ता है। राजू जी, आप 2 स्टेट जीत रहे हैं, 2 स्टेट हार रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, तेलंगाना में तो हम जीतने की पूरी हमें उम्मीद थी, क्योंकि तेलंगाना में बहुत ही अच्छी वेव तेलंगाना में थी। बीआरएस के खिलाफ काफी तरह से नाराजगी लोगों के दिल में थी। जिस तरीके से उनका बर्ताव था मतदाताओं के साथ, वो मतदाताओं के साथ का व्यवहार बहुत ही गलत था। और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से निकली, उसी वक्त हमें पता चला था कि लोगों में बदलाव की लहर बढ़ रही है और तेलंगाना हम जीत रहे हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम सोच रहे थे, उस तरीके से हम जीत के करीब नहीं जा सके। कुछ स्विंग जो सीट्स थी, वो स्विंग सीट्स के ऊपर हम परिवर्तन नहीं कर सके। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में हमारी जो सोच थी
वो सोच को ठेस पहुंच रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हर 5 साल में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इस साल हमने ये सोचा था कि विकास के मुद्दों को लेके जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे पेपर उस लीक तरीके भारी से पड़ गया हमें सर। खुद पेपर लीक भारी पड़ गया, युवाओं ने सोच लिया था कि बदल देना है इस बार। नहीं, युवाओं ने जो सोच लिया था, लेकिन अगर आप देखिए कि विकास की योजनाओं को लेके जिस तरीके से हम लोगों के साथ मिल रहे थे और लोगों की जो बातें चल रही थी वो बातें बहुत ही पॉजिटिव थी। तो ऐसा नहीं कि उसने बचा लिया है, आप कहेंगे उसने बचा लिया, 40 के नीचे आ जाते थे वो, आप 78 पे है, तो वो बातें थोड़ी बहुत काम कर गई है, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है राजस्थान में जो पार्टी हारती है। नहीं 78 और 40 में बॉस 38 सीट का अंतर है, उसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। वो तो 1-2 सीट के ऊपर आप बोल सकते हो कि बचने की उम्मीद है। हम पूरी तरह से ताकत से उतरे राजस्थान के अंदर, ताकत से हमने टक्कर दी राजस्थान के अंदर। अभी जो कांग्रेस को 5% वोटों का नुकसान अभी तक दिखाई दे रहा है वाघमारे साहब राजस्थान में, और बीजेपी को 12-13% का फायदा है। और वाघमारे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, सचिन पायलट अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, गुजर वोट मिल ही नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है? सचिन पायलट सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं गुजरों के, और सचिन पायलट अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है राजस्थान से, जहां पे आपकी सरकार रही। ये बात तो डेफिनेटली ये बड़ी बात है, लेकिन सचिन जी का कार्य और सचिन जी का पूरा जो कार्य राजस्थान में रहा है वो कार्य बहुत ही बढ़िया रहा है। उसकी जो वजह रहेगी गुजर वोटों के पीछे, उस वोटों के पीछे की जो वजह है वो शायद उसका इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सचिन जी ये चुनाव हार जाएंगे। ये ले लेते हैं जानकारी। देखिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर कि नरेंद्र सिंह तोमर, एक दांव चला था बीजेपी ने अपने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने का, लेकिन तोमर के मामले में ये काम करता नहीं दिख रहा है। अगर हम अन्य बड़े चेहरों की बात करें तो यहाँ पर राघोगढ़ सीट से, जो कि दिग्विजय सिंह की पुश्तैनी सीट है, यहाँ से उनके बेटे जयवर्धन सिंह, जो कि भी मौजूदा विधायक हैं, वो पीछे चल रहे हैं। और इसी तरह से सचिन पायलट का हमने जिक्र किया, सचिन पायलट भी पीछे हैं। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पीछे हैं, यहाँ पर बीजेपी के विजय बघेल आगे हैं। और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पीछे चल रहे हैं। और एक बड़ी खबर तेलंगाना से भी, जहां पर कि मुख्यमंत्री केसीआर कामारेड्डी से पीछे चल रहे हैं। वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और कामारेड्डी से वो पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से मिले जुले, लेकिन शांति धारीवाल ये चुनाव इसलिए भी आज याद रखा जाएगा 3 दिसंबर का दिन, कि बड़े बड़े लोग अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। जो पॉपुलर नेता हैं, जो कई साल की अपनी राजनीति करते आ रहे हैं, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, नरेंद्र सिंह तोमर, जयवर्धन सिंह, ये तमाम लोग कईयों का करियर समाप्त होने वाला है आज के दिन में। आप देख लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े नेता होंगे जिनका आज करियर का आखिरी दिन होगा। लेकिन टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं, बघेल साहब पीछे है, लेकिन सिंहदेव साहब आगे चल रहे हैं। शुरुआती है रुझान। नेचुरल जस्टिस जनता सर्वोपरि इसीलिए कहते हैं। जयवर्धन सिंह का पीछे चलना मतलब दिग्विजय सिंह का, मतलब उनकी राजनीति का पक्षाघात है। लक्ष्मण सिंह का भी पता कर लेना चाहिए, लक्ष्मण सिंह का क्या हाल है। तोमर साहब के बारे में शुरू से कहा जाता था, नरेंद्र सिंह तोमर का, कि वहां पे वो बहुत मुश्किल में, उनके चेहरे का हाव भाव कभी भी आपको वो नहीं दिखा, तो वो एक सिचुएशन है। बघेल पीछे चलना मतलब वो इतने बड़े उनका उनके नाम पे जो है वो चल रहे हैं आगे। हाँ, राजवर्धन, जबकि पूरा एंटिसिपेशन था, तो एक बीजेपी की अपनी मैनेजमेंट जो है वो रही। और एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, कि कोई भी चुनाव जो है, चुनाव की पूर्व संध्या में नहीं तय होता है, चुनाव को लड़ा जाता है। और मैं ये देख रही हूँ कि राजस्थान में भी इतनी दिक्कतें होने के बावजूद, कितने टिकट्स लिस्ट है पूरा, की यहाँ दिक्कत हुई, वहाँ दिक्कत हुई, चित्तौड़गढ़ में हंगामा हुआ, नरपत सिंह राजू जी की टिकट काटी गई, शेखावत जी की टिकट काटी गई, उस पर गुस्सा हुआ। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी इलेक्शनियरिंग जो था उसमें बीजेपी ने अपने आप को झोंका। और ये आप जो ट्रेंड्स देख रहे हैं वो ये दिख रहा है कि चुनाव के लिए आखिरी दिन तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ये लेसन जो है मध्य प्रदेश में भी है। मुझे तो ये दिखता था कि कांग्रेस की लीडरशिप एक कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करती थी कि हम तो ये जीत रहे हैं। तो ये बात चुनाव की पूर्व संध्या में तय नहीं होती है। बीजेपी ने मैम जिस तरीके से अपनी पहली लिस्ट जारी की, डेट्स अनाउंस होने के करीब 1.5-2 महीने पहले, जो पहले 19-20 नाम आए थे, जो बीजेपी ने 3 सीटें 3 बार से नहीं जीती थी,
उनके कैंडिडेट पहले अनाउंस कर दिए। सेकंड लिस्ट में एमपीज को उतार दिया, जो 7 एमपीज को लेके गए, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये मैसेज दिया कि बीजेपी मध्य प्रदेश को बहुत सीरियसली ले रही है। नहीं, आप देखिए उनमें से जो 2 बड़े नेता थे, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और प्रहलाद सिंह पटेल जी, मेरे हिसाब से जितना शिवराज सिंह जी का नेतृत्व टर्न कर रहा है इस चुनाव को, इन दोनों ने अपने इलाके में बिल्कुल खेमा बना दिया और पैदल घूमने की न्यूज जो है वो आती थी। तो एक तरह से लोकलाइज करने का मालवा के बड़े इलाके में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा बीजेपी का। यहाँ 2 पॉइंट कहूंगा। एक, केंद्रीय नेताओं को असेंबली इलेक्शन में लाना एक तरह से उनका जो सोशल ग्रुप था उससे सपोर्ट लेने की एक वो स्ट्रैटेजी थी। आप तीसरे और चौथे राउंड का कैंडिडेट सिलेक्शन मध्य प्रदेश में देखेंगे तो उन 2 राउंडों में शिवराज सिंह चौहान को जो कैंडिडेट्स चाहिए थे सभी उनको दिए गए। उस 3rd राउंड के सिलेक्शन के समय पे बीजेपी को शायद लगा कि अगर हमने चौहान की बात को नहीं मानी, वो कैंपेन में उतना उत्साह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो ये टर्न अराउंड जो आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, ये 2nd और 3rd और 4th राउंड का कैंडिडेट चॉइस के बाद हुआ है। और मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ी अर्ली पीक हो गई वहां पे, एंड उसके बाद कैंपेन के हाफवे डाउन उसका डिक्लाइन। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी जो और एक जानकारी दे, कुछ जानकारी आई है राजस्थान से। गोविंद दोतासरा ट्रेलिंग, राजेंद्र राठौर ट्रेलिंग, डॉक्टर सीपी जोशी ट्रेलिंग और लाल डायरी राजेंद्र गुड्डा ट्रेलिंग। तो दिलचस्प है, वहां से कुछ शख्सियत जो पीछे चल रही हैं। जयवीर शेरगिल हमारे साथ जुड़ गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, राजस्थान में भी सरकार बनती दिख रही है, छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शेरगिल जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं 2 बातें स्पष्ट कर दूं। एक सुमित जी ने कहा और उससे पहले अपनी बात। मैं आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है। ढोल और लड्डू भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बजेंगे और लड्डू खाए जाएंगे। चिंता की ये विषय कि कांग्रेस ने जो लड्डू जी, मैं बात रख लूं सुमित जी, जो कांग्रेस ने लड्डू ऑर्डर किए हैं उनका क्या होगा उसकी अब थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। दूसरी बात सुमित जी, मैं आपको भी सुन रहा, आपने कहा मध्य प्रदेश को बहुत सीरियसली भारतीय जनता पार्टी ले रही थी। हर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव को गंभीरता से लेना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। तो जो पॉलिटिकल पंडित जो एक तरफा मुकाबला दिखा रहे थे, भाजपा को हारी बाजी जीतना आता है और कांग्रेस को जीती बाजी हारना आता है, ये बहुत बड़ा अंतर है। तभी जो ये रुझान आ रहे हैं ये तस्वीर दिखेगी। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग, कांग्रेस में भी रहे हैं मतलब हराने आप तो कांग्रेस में रहे, आपसे अच्छा कौन जानेगा ये कि हारे को कैसे जीता जाता है और जीते को कैसे हारा जाता है। जी अखिलेश का कमेंट है ये। अखिलेश बोल रहा हूँ जी 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 बोलिए अखिलेश जी। यही कि मैंने कहा आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप तो कांग्रेस में रहे हैं। कई चुनाव हुए 2014 से जहां पर कि कांग्रेस जीतते जीतते हारी है, और हम तो थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वहां पर जो है पर्यवेक्षक जो थे वो होटल से बाहर नहीं निकले और बीजेपी ने वहां सरकार बना ली थी। देखिए, क्योंकि इसका बड़ा अंतर है अखिलेश जी, मैं कांग्रेस में भी समा, कांग्रेस हवा में चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी जमीन पे कान लगा के चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक क्षण के लिए भी कोई ढीलापन नहीं दिखाती। कांग्रेस में चुनाव शुरू होने से पहले कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन शपथ कितने बजे लेगा, किसका पीए, किसका सेक्रेटरी, किसको टिकट दिलवाएगा, ये इसी गुंजल में उलझे रहते हैं। तो आज जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी मेहनत रंग लाएगी और जो भाजपा का विजय रथ है इन 3 राज्यों में 100% आएगा ही आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। मैं चौथे राज्य की बात भी कर लेता हूं। जयवीर, आप चुन के 3 की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने जमीन तैयार की, तेलंगाना में माहौल बनाया केसीआर के खिलाफ। आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले जब ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव आपने जीता। अब स्थिति ऐसी कि कांग्रेस उस पूरी की पूरी मेहनत को जैसे स्वीप कर रही है। बीजेपी नंबर 3 की पार्टी है। बीजेपी अभी जो मेरे सामने रुझान है उनमें 9 में आगे चल रही है। कांग्रेस रुझानों में सरकार तेलंगाना में बना चुकी है, 65 सीटों पर आगे चल रही है। तो क्या ये जो बात अभी तक आप कह रहे थे पिछले आंसर में, ये इस आंसर में कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे? नहीं, देखिए सुमित जी, हर राज्य का चुनाव एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस से लड़ा जाता है।
आपको पता है कि मुझे आदत नहीं रात को दिन और दिन को रात कहना। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि तेलंगाना में पिछली बार से रिजल्ट बेहतर हो। हमारी जो मेहनत है अगर इस बार नहीं भी रंग लाई, पर वो हम उसमें निराशा नहीं होंगे, अगली बार और मेहनत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक रियलिस्टिक आंकलन करके चल रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा नहीं तो मेरे लिए यहाँ पे चौके छक्के और फट्टे मारना बहुत आसान है। नहीं सुमित जी, रुझान बदल जाएंगे, हम तेलंगाना में भी आगे आ जाएंगे। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में, हम वास्तविकता में जीते हैं। और किसी छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा आप देख रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अभी कोई उम्मीद आपको लगता है कि है, या आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस वहां पे काफी आगे निकल गई है? नहीं, भारतीय पूरी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में काफी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे मुकाबला थोड़ा टक्कर का है, जहां पे फासला और डिफरेंस इन वोट शेयर उसमें थोड़ा फर्क है। तो उम्मीद करते हैं अगले 1 घंटे में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और बेहतर होगी और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ाएगी। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात हुई। जुल्फी हमारे साथ हैं, रायपुर से जुड़े हुए। जुल्फी से ही सुन लेते हैं। जुल्फी, बताइए क्या आंकड़े क्या कह रहे हैं, आपके क्या फीडबैक है? नमस्कार बाबा, अगर रायपुर जिले की मैं बात करूं तो रायपुर जिले में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। दरअसल जिस तरीके के शुरुआती रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस काफ़ी पिछड़ती नजर आई है। पिछले अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो रायपुर की 7 विधानसभा सीटों में से, क्योंकि मैं मतगणना स्थल पर अभी मौजूद हूँ और फर्स्ट राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे राउंड के आखिरी स्टेज में है, तो इन 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 में बढ़त नजर आ रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है। और इसके साथ ही एक और अपडेट बाबा अभी जस्ट मिला है जो बताना चाहिए अपने दर्शकों को, कि भूपेश बघेल जो पीछे चल रहे थे वो अब जो है 187 वोट से आगे हैं। ये इस तरीके के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नेक टू नेक कांटे की टक्कर है। और ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबले का चुनाव है और बहुत कांटे का मुकाबला रहने वाला है। एक तरफ आपने बताया मुख्यमंत्री आगे हो गए हैं, सुमित बोल रहा हूँ, 187 सीटों से सिटिंग सीएम हैं जो अपने आप को बहुत पॉपुलर सीएम के तौर पर पेश करते रहे, उनका कांटे की लड़ाई में आ जाना, उनका शुरुआती रुझानों में पीछे हो जाना, ये क्या दिखा रहा है? क्या भूपेश बघेल साहब ने अपनी सीट पर, पाटन पर ध्यान नहीं दिया, या बाकी राज्य की जिम्मेदारी संभालते रहे और 90 में अपनी सीट को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी? सुमित जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो पाटन विधानसभा सीट है यहाँ पर जो उनके भतीजे हैं विजय बघेल और भूपेश बघेल, इसके पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और विजय बघेल भूपेश बघेल को चुनाव हरा भी चुके हैं। लेकिन इस बात के समीकरण पर जो चर्चाएं चल रही थी कि बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बहुत कद्दावर हैं और बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में जो बातें निकल के आ रही थी कि ये सीट एक तरफा होगी। लेकिन बहुत लोगों से बात करने के बाद पहले भी ये लग रहा था कि ये सीट जो है ना बहुत कांटे की रहेगी। और इस कांटे के रहने की एक वजह यह भी है कि अजीत जोगी के जो बेटे हैं अमित जोगी, वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे मैदान में आखिरी समय में उतरे और उन्होंने भी बहुत हद तक समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है और कांटे की टक्कर में आना बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके के जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल में जरूर कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनती नजर आ रही हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कांग्रेस को नुकसान होता सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। रायपुर में ही देख लें और अलग अलग संभागों से, क्योंकि 71 सीटें कांग्रेस के पास थी। ठीक है, अमृतांशी के पास जा सकते हैं। अमृतांशी भोपाल में हमारे साथ हैं। अमृतांशी, आप कहाँ मौजूद हैं, क्या हलचल है? देखिए सुमित जी, मैं मौजूद हूँ फिलहाल बीजेपी कार्यालय में और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह भरा माहौल जो है वो खास तौर से पूरे बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आधिकारिक रुझान जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं उसमें 80 सीटों पर करीब जो है वो बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मात्र 34 सीटों पर जो है कांग्रेस को रुझानों में बढ़त दिखती हुई जो है वो नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी कार्यालय में लगातार जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी अंदर मौजूद है। कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। और देखिए, ये मौका बेहद ही बीजेपी के लिए खास है, क्योंकि जिस तरीके से जो है बीजेपी की 3 महीने पहले की हालत के बारे में मैं बात करूंगी, जब जो है पूरा कंट्रोल अमित शाह को लेना पड़ा था और जो है बड़े नेताओं ने आकर बीजेपी मध्य प्रदेश पर खास तौर से पूरा कंट्रोल लिया। उसके बाद जो पिछले 3 महीने में बीजेपी ने जो कमबैक एक तरीके से हम कह सकते हैं किया है, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि बीजेपी की हालत 3 महीने पहले काफी खराब थी, लेकिन अब जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और इसी कारण प्रदेश कार्यालय में काफी ज्यादा हलचल है। सरकार बनाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है।